से नन्हे से मुन्ने से बचो। पिछले भाग में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। आज हम उनके गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पुनः उनको रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो सामान्यतः हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार तक अनंत तक, इनको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में कहें तो नेचुरल नंबर। फिर आई हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्या में हम 0 को और शामिल कर लें तो यह बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक। क्या देखते हैं, जितनी भी प्राकृत संख्या है वे सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल है, लेकिन यह 0, 0 प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। एक छोटा सा और प्रश्न यहाँ बनता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए। नहीं बता सकते, क्यों? अनंत है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है हमारी 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। इसके बाद आया हमारा पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर। इसमें पूर्ण संख्या तो होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक। और साथ ही साथ प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक स्वरूप, यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 भी शामिल हो जाए तो इसे कहेंगे हम पूर्णांक। क्या देखते हैं कि सारी पूर्ण संख्याएं, सारी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक को नहीं पूर्ण संख्या कह सकते हैं, नहीं प्राकृत संख्या कह सकते हैं। क्या हम सबसे छोटा पूर्णांक बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या हम सबसे बड़ा पूर्णांक बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसके बाद आई हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इज नॉट 0, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q यानी अंश और हर क्या होना चाहिए, हमारे पूर्णांक रहना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम परिमेय संख्याओं के गुण धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, तो इनके गुण देखते हैं हम। गुण धर्म, पहला गुण है संवृत्त। संवृत्त नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा। फिर है दूसरा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता। तीसरा है सहचर्यता। सहचर्यता, सहचर्यता या सहचारिता दोनों कह सकते हैं। हम पहले गुण की बात करते हैं, संवृत्त। नाम थोड़ा अजीब है, परंतु इतना अजीब है नहीं। संवृत्त हम प्राकृत संख्याओं से लेकर इसका उदाहरण समझते हैं। प्राकृत संख्या हमारी, प्राकृत संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही हमारी सभी प्राकृत संख्या है। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले, 2 और ये 3 लिया,
इनका क्या कर रहे हैं हम, योग कर रहे हैं, योग प्लस करें। दो प्राकृत संख्याओं को हम योग किया, जोड़ा, तो इनका परिणाम क्या आएगा, 2 और 3 कितने हुए, 5। क्या देख रहे हैं हम, दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा, परिणाम हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुआ, तो यही तो है संवृत्त। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। और उदाहरण देख लेते हैं, 7 और 4 कितने होंगे, 11। ये 7 और 4 दोनों ही प्राकृत संख्या है, उनका परिणाम भी प्राकृत संख्या ही आया। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है। अब माइनस का यानी घटा का यानी व्यवकलन का देख लेते हैं। व्यवकलन, ये 5 ये 3 दोनों प्राकृत संख्या है, 5 और 3, इनका व्यवकलन कर रहे हैं। 5 में से 3 गए तो क्या है हमारा 2। क्या देख रहे हैं, दो प्राकृत संख्याओं को व्यवकलन किया, घटाया, तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहे। और उदाहरण देख रहे थे, वास्तव में यही हो रहा है कि नहीं सभी के साथ। ये 8 में से 9 गए, 8 दोनों प्राकृत संख्या है, 8 में से 9 गए तो क्या आ रहा है हमारा, ऋण 1। और ऋण 1 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, तो हमारा तो संवृत्त गुण नहीं दर्शा रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अतः प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। ऐसे ही गुणे के लिए देख लेते हैं हम, क्या गुणों के अंतर्गत भी ये ऐसे ही होता है। गुणा 3 गुणित 2, दोनों ही प्राकृत संख्या है, 3 गुणित 2 3 दूनी 6, यानी दो प्राकृत संख्याओं को गुणा किया तो प्राकृत संख्या है, वो देख लेते हैं। 7 गुणित 3 7 या 21। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणे के अंतर्गत संवृत्त है। भाग के लिए देख लेते हैं, भाग के लिए देखेंगे तो हमें परिणाम इसके प्रतिकूल प्राप्त होगा। कैसे, 4 भागित 2 कितना परिणाम मिला, 2 दूनी 4, यहाँ तो मिल रहा है। मान लो 8 भागित 15 यानी 8/15, क्या मिल रहा है, क्या ये तो नहीं मिल रहा है। यानी प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। इसी प्रकार हम पूर्ण संख्याओं के लिए भी संवृत्त का गुणधर्म चेक कर सकते हैं। हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। योग के लिए देखते हैं संवृत्त का गुण है कि नहीं। पूर्ण संख्या है 5, पूर्ण संख्या है 0, 5 और 0 होते हैं हमारे 5, 8 और 3 कितने होंगे 11। क्या देख रहे हैं, दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तथा हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती है। ऐसे ही हम घटाव के लिए देख लेते हैं, व्यवकलन के लिए देख लेते हैं। 8 ऋण 8
8 में से 8 गया तो क्या आएगा 0। यहाँ तो संवृत है। और देख लेते हैं उदाहरण। 9 में से 10 गए, क्या बचा ऋण 1। ये ऋण 1 तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। ये संवृत नहीं है। गुणे के लिए देख लेते हैं। 3 गुणित 4, 3 चौक 12। 3 गुणित 0 क्या आया 0। पूर्ण संख्याओं का गुणा पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अतः कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणे के अंतर्गत संवृत होती है। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है। इसी प्रकार भाग के लिए भी देखेंगे। 3 भागित 3 क्या आया 1, संवृत है यहाँ तो। 5 भागित 19, ये 1 से नीचे इसका उत्तर आएगा, यानी ये संवृत नहीं है। इसी प्रकार हम पूर्णांकों को भी देख सकते हैं। पूर्णांक भी योग के प्रति संवृत होगा, व्यवकलन के प्रति भी संवृत होगा, गुणे के प्रति संवृत होगा, लेकिन भाग के प्रति संवृत नहीं होगा। आइए बात करते हैं हम हमारी मेन परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं संवृत होती है कि नहीं होती। परिमेय संख्याएं जैसे 2/3 धन 3/2, ये 2 परिमेय संख्या है। इनका योग कर लेते हैं। योग किस प्रकार कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम, दोनों ही अभाज्य, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा। 3 का भाग दिया 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, उस 2 का गुणा इस 2 में करे, 2 दूनी 4। 2 का भाग दिया 6 में, 2 तिया 6, 3 बार है, उस 3 का गुणा इस 3 में, 3 तिया 9। 4 और 9 कितने है 13/6। यह भी परिमेय संख्या है। इन 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती है। घटाव के प्रति देख लेते हैं। 2/3 ऋण 5/4 ले लेते हैं। ये 2 परिमेय संख्या है, इनको हल करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती क्या आएगा 3 चौक 12। अब क्या करते हैं, इस 3 का भाग इस 12 में लगाते हैं। 3 चौक 12 कितनी बार में गया 4 बार में, उस 4 का गुणा इस 2 में करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऋण 4 का भाग दिया 12 में, 4 4, 4 दूनी 4 त्री 12, 3 बार में गया, 3 का गुणा 5 में गया, 3 5 15। असमान चिन्ह है तो चीजें घटेगी। 15 में से 8 गए तो कितने बचे ऋण के 7/12। क्या प्राप्त हुआ, यह भी तो परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती है। परिमेय संख्याएं
व्यवकलन, व्यवकलन यानी ना घटाव, व्यवकलन व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त होती है। ऐसे ही गुणा का भी देख लेते हैं हम। गुणा 3/4 गुणित ऋण 2/3 देख लेते हैं। गुणा करते हैं 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 त्रि 12 क्या आया? परिमेय संख्या ही तो प्राप्त हुई। अतः इसके लिए हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत संवृत्त होती है। परिमेय संख्याएं गुणे के अंतर्गत संवृत्त होती है। यह रही हमारी सारणी। पहली थी प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है क्या? तो हाँ है। प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है क्या? नहीं है। प्राकृत संख्याएं गुणन के प्रति संवृत्त है क्या? हाँ है। प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त है क्या? भाग देंगे तो संवृत्त होगी क्या? तो हुई थी क्या? तो ये नहीं है। पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त है क्या? हाँ है। पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है क्या? नहीं है। गुणन के प्रति संवृत्त है और भाग के प्रति संवृत्त नहीं है। पूर्णांक योग के प्रति संवृत्त है क्या? हाँ है। पूर्णांक के प्रति है, गुणन के प्रति है यानी हाँ, और भाग के प्रति संवृत्त नहीं है। परिमेय संख्याओं का भी हमने देखा, योग के प्रति भी संवृत्त होती है, व्यवकलन के प्रति संवृत्त होती है और गुणन के प्रति भी संवृत्त होती है, परंतु भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती। तीसरा है इन संख्याओं का गुण धर्म क्रम विनिमयता। जल्दी से इसे भी समझ लेते, ये बड़ा सरल है। उदाहरण के लिए हमारी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। योग के अंतर्गत इन्हें भी देख लेते हैं कि क्रम विनिमय है या नहीं है। 2 धन 3, 2 और 3 कितने होते हैं? 5। अब इनका क्रम बदल देते हैं, 2 के स्थान में 3 और 3 के स्थान पे 2 कर देते हैं। 3 धन 2 क्रम विनिमय हो गया, इनका क्रम बदल दिया। 3 और 2 कितने होते हैं? ये भी 5 है। अतः 2 प्राकृत संख्याओं का यदि क्रम योग के अंतर्गत हम बदल भी देते हैं तो भी परिणाम समान प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। अतः प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। घटाव का देख लेते हैं। ऋण का 2 ऋण 3, 2 ऋण 3 क्या प्राप्त हो रहा है? ऋण 1 प्राप्त हो रहा है। 3 ऋण 2 क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। क्या परिणाम समान प्राप्त हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। अतः प्राकृत संख्याएं क्रम व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। और गुणे के प्रति देख लेते हैं। 3 गुणित 5, 3 पंज 15 और 5 गुणित 3 करें तो 5 त्रि 15, यानी प्राकृत संख्याएं गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। भाग का देख लेते हैं जल्दी से। 10 भागित 5 कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया। और 5 भागित 10 क्या आएगा? 1/10
2। क्या परिणाम समान है क्या? परिणाम समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं का भी देख सकते हैं, पूर्णांक का भी देख सकते हैं और हमारी परिमेय संख्याओं का भी देख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का ही दिखा देते हैं। मान लीजिए 3/2 धन 5/4, ये दो परिमेय संख्या है। इनका योग कर लेते हैं। 2 और 4 का योग आएगा आपका, 2 और 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती आएगा 4। 2 का भाग दिया 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा इस 3 में करना है, 2 तिया 6, 4 एकम 4 कितनी बार में गया, 1 बार में भाग गया, 1 का गुणा इस 5 में करना है, 5 एकम 5। परिणाम क्या हुआ, 6 और 5 कितने होते हैं, 11/4। अब इनका क्रम बदल के देख लेते हैं हम। 5 को आगे लिख देते हैं, 5/4 को धन 3/4। क्रम इनका बदल दिया हमने। सॉरी, 5/4 3 ये हमारा 2 है। एलसीएम लिया तो क्या आया, 4 ही आया। 4 का भाग 4 में दे, 4 एकम 4, 1 बार में गया, 1 का गुणा 5 में, 5 एकम 5। 2 का भाग दिया 4 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में गया, 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिया 6, 5 और 6 कितने होते हैं, हुए हमारे 11/4। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। घटाव के अंतर्गत भी देखेंगे, गुणे के भी अंतर्गत देखेंगे। इस प्रकार हमने क्रम विनिमयता के गुण को समझा, यानी प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है क्या? हाँ, होती है। क्या ये व्यवकलन के अंतर्गत होती है क्रम विनिमय? तो नहीं होती। गुणन के लिए होती है? हाँ, होती है। पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है, यानी पूर्ण संख्याओं का स्थान यदि बदलते हैं तो परिणाम में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता, यानी वे क्रम विनिमय होती है। व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है क्या? नहीं होती है। गुणे के प्रति होती है। भाग के लिए होती है क्या? नहीं होती है। पूर्णांक यदि उनका क्रम बदल दे तो कोई परिणाम में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता, यानी क्रम विनिमय होती है। घटाव में होता है क्या? हाँ, उनके परिणाम में फर्क पड़ता है, यानी क्रम विनिमय नहीं होती। गुणन के प्रति होती है क्या? हाँ, उनका परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता अंक बदलने पर। भाग में क्रम विनिमय होती है क्या? नहीं होती। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है? हाँ, होती है। व्यवकलन के लिए होती है, व्यवकलन के लिए नहीं होती है। और गुणन के लिए होती है क्या? हाँ, क्रम विनिमय होती है, भाग के लिए नहीं होती है। यह था हमारा क्रम विनिमय, यानी उनके स्थान बदलने में उनमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तीसरा गुण है सहचर्यता। सहचर्यता क्या होता है? हम प्राकृत संख्याओं के लिए ही देख लेते हैं। योग के अंतर्गत सहचर्यता होती है। 2 धन 3 धन 4, यह 3 प्राकृत संख्या है। सहचर्यता मतलब किसके साथ युग्म बना ले। यह संख्या है 2 और 3, ये युग्म बना लिया। 2 धन 3 धन 4, क्या हुआ? इन्होंने आपस में पहले संबंध स्थापित कर लिया। 2 और 3 को हम पहले हल कर लेते। 2 और 3 कितने हुए हमारे? 5 धन 4, 5 और 4 कितने हुए? 9। इधर देख लेते हैं, 2 धन 3 धन 4, हम इनका अलग ग्रुप बना लेते हैं इस बार। क्या परिणाम में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? 2 3 और 4 कितने होते हैं हमारे? 7, 7 और 2 9। क्या कोई परिणाम में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, यानी प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत सहचर्य होती है। यह है सहचर्यता का गुण। इसी प्रकार हम इसे पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में भी देख सकते हैं।
इस प्रकार हम सहचर्यता के गुण को भी समझ गए हैं। प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत सहचर्य होती है, हाँ होती है। पूर्ण संख्याएं योग के प्रति सहचर्य होती है, हाँ होती है। पूर्णांक भी योग के लिए सहचर्य होता है। परिमेय संख्या भी योग के लिए सहचर्य होती है, परंतु व्यवकलन के लिए कोई भी सहचर्य नहीं होता है, यानी परिणाम में फर्क यानी इफेक्ट जरूर पड़ता है। गुणन के लिए इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी संख्याएं सहचर्य होती है, परंतु भाग के लिए नहीं परिमेय संख्या, नहीं पूर्णांक, नहीं पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्या भी सहचर्य नहीं होती है। इस प्रकार हमने अभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के लिए उनके गुण धर्म देखे।